मित्रों, यह दूसरा मौका है जब मैं मेरा रंग के पेज पर आप सबसे मुखातिब हूँ। यह अवसर देने के लिए मैं शालिनी सुनेत का और उनके अनन्य सहयोगी दिनेश सुनेत का आभारी हूँ। प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर हम बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मेरा अनुभव रहा है और इसको मैं बार बार महसूस करता हूँ और बार बार दोहराता भी रहता हूँ कि एक तो कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर पर दर्ज होती हैं और याद की जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर पर नहीं दर्ज की जाती हैं, लेकिन हमारी स्मृति में वो दर्ज हो गई रहती है। ये जो प्रेमचंद की जयंती है 31 जुलाई, ऐसा लगता है कि यह लोगों की स्मृति में दर्ज हो गई है, क्योंकि मैं प्रेमचंद से मेरा सौभाग्य है कि प्रेमचंद की कर्मभूमि रहे गोरखपुर में मुझे न केवल रहने का अवसर मिला, बल्कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई, जीवन में बहुत कुछ जो मैंने सीखा वो गोरखपुर में रहते हुए सीखा, जहाँ प्रेमचंद, जिसे हम प्रेमचंद की कर्मभूमि मानते हैं। तो कुछ संजोग ऐसा रहा है कि प्रेमचंद के साहित्य से, प्रेमचंद के जीवन से, प्रेमचंद के व्यक्तित्व से, उनके लेखन से एक सहज जुड़ाव मैं महसूस करता रहा हूँ। इस नाते भी प्रेमचंद जयंती के आसपास मुझे दूर दराज के गांवों से निमंत्रण मिलते हैं कि मैं प्रेमचंद पर बातचीत करूं। ऐसी ऐसी जगहों से निमंत्रण मिलेंगे जहां के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ भी प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही होगी। भले ही बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रेमचंद जयंती न मनाई जाए, जो साहित्य के जो पंडे और पुरोहित हैं वो भले प्रेमचंद से दूरी बना लें, लेकिन लोक का जो जुड़ाव है प्रेमचंद से, कबीर और तुलसी के बाद हिंदी में प्रेमचंद की जो स्वीकार्यता है वह लासानी है, बेजोड़ है। यह बात भी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हर बार प्रमाणित होती है। बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी प्रोत्साहन के, बिना किसी साधन के प्रेमचंद की जयंती मनाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। ये जो लोक में प्रेमचंद की छवि है वो एक तरह से
लोकनायकत्व का दर्जा प्रेमचंद को देती है। ये जो आज का विषय तय किया गया है, नायक विहीन समय में प्रेमचंद, ये तय करने के पीछे भी एक खास बात है। एक तो हमारा जो देश है, वो देश हम अवतारवाद की धारणा में ही हमारा विकास होता है, और हम किसी भी समकालीन परिस्थिति से उबरने के लिए किसी ईश्वर का इंतजार करते रहते हैं। हमारे एक सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण किताब, बहुत ही आदर जिसे प्राप्त है, भगवत गीता, उसमें ये बात कही गई है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत पर विकट परिस्थिति पैदा होगी, गीता में कृष्ण ने स्वयं घोषित किया कि मैं उस समय जन्म लेकर के आऊंगा, और जो ग्लानि है, जो दुख है, जो परेशानी है, उस ग्लानि को, दुख को, परेशानी को दूर करूंगा, उसका हरण करूंगा। तो एक तरह से एक हमारी जो सामाजिक बोध हमारा है, जो मन है, वो जाने अनजाने एक ईश्वर की, एक अवतार की, एक नायक की प्रतीक्षा करता रहता है। रोज रोज की जो विकृतियां, सामाजिक विकृतियां हमको दिखाई पड़ती हैं, जिनसे हम रूबरू होते हैं, जिनको हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये बात होती है कि कोई अवतार आएगा, कोई नायक आएगा, और वह नायक हमारे दुखों को दूर करेगा। लेकिन इतिहास से हमको ये सबक मिलती है, और अनुभव से भी ये सबक मिलता है, सीख मिलती है कि एक ऐसा समय हम जी रहे हैं जिस समय में नायक दूर दूर तक कहीं नायक नहीं है। एक थोड़े दिन पहले हिंदी फिल्मों में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और आप देखें कि हिंदी फिल्मों में जो एक नायक और खलनायक का दृश्य हुआ करता था, एक समय के बाद खलनायक का काम भी नायक ही करने लगा। तो एक ऐसी मनोरचना बनी हुई है हमारे समाज में जिसमें नायक नहीं है, जिसे हम समझते हैं कि ये नायक बन के आ गया है, और बहुत खुश होते हैं और तालियां पीटते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वही व्यक्ति खलनायक से ज्यादा क्रूर है। एक खास तरह की भूमिका दिखाई पड़ती है। कभी एक बड़ा भारी रोल हमारे समाज में मीडिया का हो गया है। मीडिया अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नायक प्रोजेक्ट करती है, और अपनी ही ज़रूरत के हिसाब से उस नायक को
खलनायक में बदल कर कूड़ेदान पर फेंक भी देती है। याद करें, थोड़े ही वक्त पहले की बात है, एक अभिनेता को महानायक का दर्जा दिया गया। मैं अभिनेता के अभिनय कला पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। हद तब हो गई जब सहस्राब्दी बदल रही थी और उस समय एक अभिनेता को सहस्राब्दी का महानायक कह करके अभिहित किया जाने लगा, बिना यह विचारे कि जो सहस्राब्दी बीती, उस सहस्राब्दी में कैसे कैसे लोग हुए। पिछली सहस्राब्दी जो व्यतीत हुई, जिसके महानायक की चर्चा मीडिया ने जबरदस्त ढंग से की थी, अगर बहुत छानबीन न करें, बहुत इतिहास के पन्नों को न पलटें, तब भी कुछ नाम चमकते हुए हमारे सामने आते हैं। पिछली सहस्राब्दी की शुरुआत गोरखनाथ से हुई, उसके मध्याह्न में कबीर आते हैं और उसकी जो आखिरी सदी 20वीं शताब्दी में कबीर गांधी जैसा व्यक्तित्व आता है। लेकिन हमारी मीडिया और मीडिया की जो मनोरचना है, वह एक अभिनेता को सहस्राब्दी का महानायक घोषित करती है और उसे यह घोषित करते हुए शर्म भी नहीं आती। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि हम एक ऐसे समय में हैं जिस समय में भाई हमारा समाज है, जो समाज राम को नायक मानता रहा है और राम नायक हैं हमारे, और राम को जो नायकत्व मिला, उस नायकत्व के पीछे राम का वह जीवन है जो उन्होंने जंगलों में बिताया, जो उन्होंने वनवास में बिताया। राम को 2 बार वनवास हुआ। जितने भी हमारे, चाहे वो सांस्कृतिक नायक रहे हों, चाहे मिथकीय नायक रहे हों, चाहे ऐतिहासिक नायक रहे हों, उन नायकों के जीवन में जिसकी कहानियां हमारे रामायण और महाभारत जैसे जातीय ग्रंथों में मिलती हैं, तो उनके व्यक्तिगत जीवन में जो त्याग का, तपस्या का, सत्य के लिए डिग जाने का, न्याय के लिए डिग जाने का जो भाव रहा है, वह भाव ही विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस के साथ खड़ा रहने का, और जो कमजोर है उस कमजोर के साथ खड़ा रहने का जो जज्बा रहा है, उस जज्बे ने उसको लोकनायक की छवि प्रदान की है। और आज हमारा जो ऐसी शून्यता आप पड़ी हुई है कि एक किसी को भी मीडिया की जमात तय कर ले तो उसे महानायक और नायक के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। ऐसे समय में प्रेमचंद की जयंती है और हम नायक की धारणा के बारे में विचार कर रहे हैं। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत की कि जिस तरह से प्रेमचंद की जयंती अनायास ढंग से लोक में मनाई जाती है, वह अनायासता प्रेमचंद को एक लोकनायकत्व प्रदान करती है। हालांकि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है, देखें
तो उस व्यक्तित्व में कोई खास नायक के गुणधर्म नहीं है। प्रेमचंद के बेटे और इतना सामान्य व्यक्तित्व है प्रेमचंद का, कई सारे ऐसे किस्से उनके जीवन के आते हैं जिसमें कि लोग प्रेमचंद से मिलने आते हैं और प्रेमचंद से ही पूछ लेते हैं कि यहाँ प्रेमचंद कहीं रहते हैं क्या। तो प्रेमचंद को देख करके कहीं से विशेष होने का, नायक होने की बात तो बहुत दूर है, सामान्य से विशेष होने का भी लक्षण उनके व्यक्तित्व में नहीं दिखाई पड़ता। प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व का एक खांचा खींचा है। मैं उस खांचे को आपके सामने रखना चाहता हूं। वो दक्षिण के एक विद्वान प्रेमचंद से मिलने आए हैं, तो उनके हवाले से बात की जा रही है। वो प्रेमचंद को पहचानते कैसे? कोई विशेषता तो नहीं है उसमें। अपने आसपास वो ऐसा एक भी चिन्ह नहीं रखना चाहता जिससे पता चले कि वो दूसरे साधारण जनों से जरा भी अलग है। कोई त्रिपुंड तिलक से अपनी विशेषता की घोषणा करता है, कोई रेशम के कुर्ते और उत्तरीय के बीच से झांकने वाले अपने ऐश्वर्य से, कोई अपनी साज सज्जा के अनोखेपन से, कोई अपने किसी खास अदा या ढंग से, यहाँ तक कि यत्न साधित सतर्क सरलता भी होती है जो स्वयं एक प्रदर्शन या आडंबर बन जाती है। और शायद सबसे विरक्तिकर, देखो इतना बड़ा नामी आदमी होकर भी मैं कितनी सादगी से रहता हूँ। प्रेमचंद की सरलता सहज है, उसमें कुछ तो इस देश की पुरानी मिट्टी का संस्कार है और कुछ उसका नैसर्गिक सील है, संकोच है, कुछ उसकी गहरी जीवन दृष्टि है और कुछ उसका सच्चा आत्मगौरव है। तो ये जो देश की पुरानी मिट्टी का संस्कार और उसमें निर्मित गहरी जीवन दृष्टि ही है जो प्रेमचंद को नायक जैसी प्रतिष्ठा दिलाती है। मित्रों, ये विषय ऐसा है कि कई बार होता है कि कहाँ से बात शुरू की जाए। प्रेमचंद पर बात करते हुए प्रेमचंद के समय पर भी हमको बात करना चाहिए। तो हम देखें कि प्रेमचंद के समय में कौन से नायक हमारे सामाजिक जीवन में मौजूद थे। प्रेमचंद का जो सक्रिय लेखकीय जीवन है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के पहले दशक से ही होती है और चौथे दशक तक उसका विस्तार है। इस अवधि में जो प्रेमचंद का समूचा लेखन है और उस लेखन का विकास है, राष्ट्रीय रंगमंच पर बहुत सारे नायक उपस्थित हैं। 21वीं शताब्दी जवान हुई है, जब 20 साल की हो गई 21वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी हमारी 20वीं शताब्दी की जवानी ऐसी शून्य और ऐसी खाली न थी कि मीडिया को फर्जी नायक खड़ा करना पड़े।
खैर 20वीं शताब्दी में उस तरह से मीडिया थी भी नहीं, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राजनीतिक जीवन में एक से एक नायक थे। सबकी चर्चा करने का न तो अवकाश है और न ही ज़रूरत है। मैं सिर्फ 2 नाम लेना चाहता हूँ। गोरखपुर में प्रेमचंद नौकरी कर रहे थे। और प्रेमचंद के उर्दू से हिंदी में आने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदी उर्दू के महबूब लेखक थे ही वो। हिंदी में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कहानियों के साथ वो आ चुके थे। उनका उपन्यास सेवा सदन आ चुका था। उसी समय एक घटना घटती है कि गोरखपुर में गांधी का आगमन होता है। प्रेमचंद गांधी का व्याख्यान सुनने जाते हैं और गांधी का व्याख्यान सुन करके लौटते हैं। लौटने के बाद उनके मन में एक बेचैनी होती है और वो सरकारी नौकरी से इस्तीफा देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत की जो नौकरी कर रहे थे उससे वो त्याग पत्र देते हैं और पूर्णकालिक लेखक के रूप का जीवन चुनते हैं। जो जीवन, बहुत सारी बातें उसके बारे में की जाती हैं, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। तो गांधी का हमारे राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर ये 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक है जब गांधी का आगमन होता है। और दूसरा दशक बीतते बीतते गांधी पूरे राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छा जाते हैं। उस गांधी का असर प्रेमचंद पर दिखाई पड़ता है। तो हम प्रेमचंद के लेखन को समझने के लिए, प्रेमचंद के लेखन की दिशा को समझने के लिए हम गांधी को और गांधी के लेखन को और गांधी के जीवन को और गांधी के आंदोलन सबको प्रेमचंद के समानांतर या गांधी के समानांतर प्रेमचंद के लेखन को और प्रेमचंद के लेखन के समानांतर गांधी के आंदोलनों को हम देख सकते हैं। तो एक नायक की हैसियत हमारे देश में गांधी की बन रही थी और इस हैसियत को जो लोग अनुभव कर रहे थे, प्रेमचंद ऐसे लोगों में अग्रणी थे। लेकिन थोड़े ही दिन बाद एक और शख्सियत का आगमन होता है। उसे गांधी जैसी, अपने समय में गांधी जैसी लोकप्रियता भले न मिली हो, लेकिन वह शख्सियत गांधी के समानांतर खड़ा होकर के गांधी से बहस करता है और जिन सवालों पर गांधी जो सवाल उठाते हैं सामाजिक परिवर्तन के, खास तौर से उन सामाजिक परिवर्तन के सवालों में जो बिंदु गांधी से छूटते हैं, उन बिंदुओं को लेकर के वह आदमी आगे आता है और गांधी से की आंख में आंख मिलाते हुए गांधी से बात करता है। मेरा ख्याल है कि बिना नाम लिए आप समझ गए होंगे कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं। ये 2 शख्सियतें हैं जिन दोनों शख्सियतों ने
जो राजनीति में एक दूसरे के सामने खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके सामने दोनों की उपस्थिति एक तरह से नायक जैसी है, और उन दोनों के ही नायकत्व को प्रेमचंद स्वीकार करते हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं दोनों के बारे में करूंगा, दोनों के उठाए गए सवालों के बारे में करूंगा। गांधी ने क्या किया था? स्वाधीनता आंदोलन के बीच गांधी ने जो काम किया था वो इस देश का जो साधारण आदमी था, जिसे तुलसीदास की एक अर्धाली के माध्यम से हम दोहराते रहते हैं कि एक लंबे समय तक देश के साधारण आदमी को इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि हमारा राजा कौन है, कौन रिप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ न हो उबरानी। एक इस तरह की मनोवृत्ति थी। वह मनोवृत्ति क्यों थी? उसके अपने सामाजिक कारण हैं। उन कारणों को आप जानते होंगे, उनके डिटेलिंग करने का और उसके ब्यौरे में जाने का भी अवकाश नहीं है। गांधी ने पहली बार 1857 जरूर हमारे देश में हो गया था, लेकिन 1857 में भी एक व्यापक जन जागरण हमारे भीतर हुआ था। लेकिन जिस तरह से गांधी ने एक सामान्य आदमी को के भीतर के स्व को जागृत किया था और स्वाधीनता के लिए उसको तैयार किया था, वह अपने आप में बेजोड़ है। एक सामान्य आदमी को यह एहसास कि हम अगर चरखे पर सूत कातेंगे तो देश को आजाद करने में मदद करेंगे, यह एहसास गांधी ने दिया। तो गांधी ने, हम बहुत बार जननायक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोकनायक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिनको जनता ने नायक बनाया है, जिनको लोक ने नायक बनाया है। गांधी की भूमिका इससे फर्क है। गांधी जन के भीतर नायकत्व की प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति हैं। प्रेमचंद ने इस चीज को महसूस किया था। याद करिए, प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य नामक अपने व्याख्यान में कहा था कि हमें सुंदरता का मेयार बदलना होगा। हमें सुंदरता की जो परिभाषा है, सुंदरता का जो मानदंड है, वो बदलना होगा। प्रेमचंद किस तरह से उस सुंदरता का मानदंड बदल रहे थे, और बदले हुए सुंदरता के मानदंड में गांधी के द्वारा जो जन को नायकत्व देने का काम हो रहा था, लोक को नायकत्व देने का काम हो रहा था, उस काम को किस तरह से प्रेमचंद अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में दर्ज कर रहे थे, इसके दो उदाहरणों की ओर मैं केवल
इशारा करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ईदगाह कहानी आप सबने पढ़ी होगी। ईदगाह कहानी में एक नायक है हामिद, और एक और नायक है, और वह नायक है चिमटा। चिमटा जो एक बेहद अब आजकल के ज़माने में तो बहुत स्टील के और चमकते हुए चिमटे आने लगे हैं, लेकिन मुझे याद है बचपन में हमारे घरों में जो चिमटा होता था, लोहे का और काला कलूटा, कोई उसमें ख़ास सौंदर्य चिमटे में नहीं, चिमटे के चोरी होने का भी कोई डर नहीं, पड़ा रहता था। प्रेमचंद ने सुंदरता का मेयार इस तरह बदला, सुंदरता का मानदंड इस तरह बदला कि चिमटे जैसी असुंदर चीज भी इतनी सुंदर लगने लगी कि हामिद के हाथ से चिमटा लेकर सभी बच्चों ने उसे छुआ, उसे छूना चाहा, और उसके बदले में अपने सुंदर रंग बिरंगे खिलौने हामिद को दिए। स्वयं हामिद को जो नायकत्व प्रेमचंद देते हैं, एक ऐसा बालक जो बेहद गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसका थोड़ी देर पहले उसके साथी, संगी साथी उसको छोड़कर चले गए हैं, उसकी उपेक्षा करके चले गए हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उससे झगड़ रहे हैं, और ऐसी संवेदन दृष्टि डालते हैं प्रेमचंद कि वह चिमटा सबसे सुंदर खिलौना हो जाता है और हामिद अचानक एक नायक में बदल जाता है। तो यह जो कमाल गांधी ने किया था कि लोक के भीतर नायकत्व की प्रतिष्ठा, जन के भीतर नायकत्व की प्रतिष्ठा, साधारणता के, साधारण के भीतर। और वैसे तो हम हमारे देश में हमारी जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंताएं रही हैं, उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते रहे हैं, करने के अभ्यस्त हैं। हम हर प्राणी में मानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है वह ब्रह्म का अंश है या ब्रह्म का प्रतिरूप है। दार्शनिक तौर पर इस बात को मानने में हमको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हम हर जीव को छोड़िए, हर मनुष्य को ईश्वर मानना तो बहुत दूर की बात है, अपने बराबर मानने में, बराबरी का दर्जा देने में हमको दिक्कत होती है। तो ये जो हमारी दार्शनिक और व्यावहारिक फांक है, जिस पर विवेकानंद ने अपने साहित्य में विस्तार से, और ख़ास तौर से विवेकानंद के जो भारत में दिए गए व्याख्यान हैं, उन व्याख्यानों में इस आचरण और दार्शनिक अवस्थिति के बीच का जो भेद है, उस पर विस्तार से बात की है विवेकानंद ने। गांधी ने उस साधारण को के भीतर के ईश्वरत्व का स्पर्श किया और उसे जगाया, और उसे नायक की प्रतिष्ठा गांधी ने दी। और अब आप प्रेमचंद के साहित्य को देखिए, तो प्रेमचंद के साहित्य में जो लोग आते हैं, जिनके विवरण आते हैं,
जिनके जीवन की कथाएं आती हैं, वे कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिनको हमारी सामाजिक संरचना, हमारी सामाजिक नैतिकता अनुमति नहीं देती। बहुत बात होती है पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे की। एक बड़ा तबका है समाज में जिसको पढ़ाई लिखाई से वंचित किया गया, रोका गया। पढ़ना उसके लिए पाप जैसा था। तो एक ऐसे तबके को प्रेमचंद उठा करके, जिस तरह गांधी ने उठा करके राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में साधारण मनुष्य को रखा और उसके भीतर के नायकत्व को प्रतिष्ठित किया, ठीक वैसे ही प्रेमचंद ने साधारण के नायकत्व को प्रतिष्ठित करने का काम किया। उसका एक और मूर्त रूप जो हमको दिखाई पड़ता है, बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे पात्र हैं। मैं रंगभूमि के सूरदास की ओर इशारा करना चाहता हूं, जिस सूरदास को कई बार अध्येताओं ने कहा कि ये गांधी की छवि है। गांधी का जो ढांचा शरीर का है, सूरदास के भी ढांचा लगभग उसी तरह का कमजोर सा है। लेकिन जो दृढ़ता सूरदास दिखाता है और जिस तरह की लड़ाई लड़ता है और जिस तरह की, तो सूरदास को नायकत्व प्रदान करते हैं प्रेमचंद। तो एक तरह से किसी भी, और भारत जैसा जो महादेश है, उस महादेश में अगर किसी एक व्यक्ति को नायक बनाने की बात कोई करता है तो उस बात को संदेह की नजर से देखना चाहिए। कोई एक व्यक्ति नायक नहीं हो सकता। ये जो जन समूह है, जो लोक है, जो जन है, उसके भीतर के नायकत्व की प्रतिष्ठा करनी होगी। ये बात गांधी समझते थे, ये बात प्रेमचंद समझते थे। इसलिए प्रेमचंद ने अपने पात्रों के माध्यम से अपने ऐसे पात्र ले आते हैं जो जिस तबके के लोगों को सामाजिक विधि विधान बराबरी में खड़े होने का अवसर नहीं देते थे, प्रेमचंद उनको ला करके केंद्र में रखते हैं और उनके जीवन की गाथा कहते हैं। दूसरी बात, जो दूसरे एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाह रहा था और जिसकी चर्चा मैंने की, अंबेडकर। अंबेडकर और गांधी के बीच की असहमतियां क्या कहें, दोनों के बीच का जो एक विरोध है, वह राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, और मजे की बात देखिए कि प्रेमचंद अंबेडकर को भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं जितना सम्मान वो गांधी को दे रहे हैं। मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर अंबेडकर की तस्वीर छापी थी। जो सवाल अंबेडकर ने उठाए, खास तौर से वर्ण को लेकर के गांधी और अंबेडकर के बीच एक बहस थी, वर्ण व्यवस्था को लेकर के।
गांधी का ये मानना था कि ये वर्ण व्यवस्था कभी किसी समय बहुत आदर्श रही होगी, अच्छी रही होगी, और इस समय इसमें कुछ विकृतियां आ गई हैं और उन विकृतियों को दूर करके हम इसको बनाए रख सकते हैं। अंबेडकर यही गांधी से असहमत थे और अंबेडकर का ये कहना था कि ये व्यवस्था बुनियादी तौर पर समता और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, इसे ध्वस्त किया जाए। प्रेमचंद के लेखन में मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। शुरुआती दौर में जहां मंदिर प्रवेश के सवाल को गांधी जैसे उठाते हैं वैसे प्रेमचंद उठाते हैं, लेकिन एक आलोचनात्मक रुख भी रहता है। मंदिर का आंदोलन, मंदिर में प्रवेश का आंदोलन सफल हुआ है। प्रेमचंद टिप्पणी करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होगा। सबसे ज़्यादा प्रसन्न वह पुजारी था, क्योंकि भीड़ ज़्यादा आएगी और चढ़ावा ज़्यादा चढ़ेगा। प्रेमचंद ने बहुत सख्त शब्दों में वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न विकृतियों की आलोचना की है और कहा है, बिल्कुल अंबेडकर की शब्दावली को दोहराते हुए कहा है कि समय रहते भारतीय समाज को इस बुराई को दूर कर लेना चाहिए, वरना ये एक ऐसा डायनामाइट है कि यह डायनामाइट जब फटेगा तो सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। तो गांधी सामान्य मनुष्य के भीतर नायकत्व प्रदान कर रहे थे और अंबेडकर उस सामान्य मनुष्य के भीतर एक बड़ा हिस्सा था, जिस बड़े हिस्से को सामाजिक रूप से हीन घोषित किया गया था, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे और समता की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रेमचंद की विवेक चेतना ऐसी है कि वो ये देख पाते हैं कि ये दोनों जो महापुरुष हैं, महान शख्सियतें हैं, इनमें भले असहमति दिखाई दे रही है, भले विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों को आमने सामने रखकर ही भारत को समझा जा सकता है और भारत को देखा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि यह बात स्वयं गांधी मानते थे। अगर ऐसा न होता तो आजादी के बाद अंबेडकर को जो भूमिका मिली वो गांधी की पहल पर मिली। देश का संविधान, देश के विधान को, जिस विधान के आधार पर भारत का मुस्तकबिल तय होना था, उस विधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका को सुनिश्चित करने में गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप सोचिए कि गांधी स्वयं ये बात समझते थे कि अंबेडकर के उठाए सवालों को हल किए बगैर भारत के भविष्य को रचा नहीं जा सकता है। यह बात प्रेमचंद ने महसूस की थी। तो प्रेमचंद के सामने जो नायक थे, प्रेमचंद के समय में जो नायक थे, वो गांधी थे और अंबेडकर थे। लेकिन प्रेमचंद ने अपने इन नायकों से क्या सीखा? प्रेमचंद ने इन नायकों की तरह खुद नायक बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि गांधी और अंबेडकर जिन लोगों के भीतर नायकत्व को स्थापित करना चाह रहे थे, प्रेमचंद उनके साथ खड़े होते, उनकी लड़ाई लड़ते और एक अद्भुत
कीमियागरी है प्रेमचंद के लेखन में। प्रेमचंद के, जो मैंने शुरू में कहा कि इस देश की पुरानी मिट्टी का संस्कार और इस देश की पुरानी मिट्टी के संस्कार से जो एक गहरी जीवन दृष्टि पैदा हुई है, उस गहरी जीवन दृष्टि ने प्रेमचंद को एक ऐसी लेखकीय दृष्टि दी है, जो लेखकीय दृष्टि जो लेखकीय दृष्टि कहीं भी, यानी कि आप दो बैलों की कथा पढ़ते हैं और याद करिए वो स्थान जब दोनों हीरा और मोती काजी हाउस में बंद हो गए हैं। काजी हाउस में बंद हीरा और मोती जिस तरह से काजी हाउस की दीवार पर टक्कर मारते हैं, धक्का देते हैं और धक्का देकर के उसकी दीवार को ढहा देते हैं, ऐसा लगता है वो पूरा एक पूरी कहानी को एक रूपक की तरह अगर हम पढ़ें तो पूरा स्वाधीनता आंदोलन का एक रूपक उसमें दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बकरियां भी हैं और गधे भी हैं। और एक गधा है जो जब दीवार हीरा और मोती काजी हाउस की दीवार को ढहा देते हैं तो जो छोटे छोटे और सारे जानवर हैं वो भागते हैं कूद करके, गधा नहीं भागता, उसको भी ठेलता है वो। तो स्वाधीनता की चेतना पैदा करना, उसके लिए प्रेमचंद कब किसको नायक में बदल दें, इसका कमाल प्रेमचंद की लेखनी में है। और जैसा कि मैंने कहा कि यह दृष्टि, ये जो गहरी जीवन दृष्टि है, वह प्रेमचंद के अंदर भारतीय मिट्टी से आता है। तो मित्रों, बहुत सारी बहसें हो रही हैं प्रेमचंद को लेकर के, होती रही हैं। प्रेमचंद को अलग अलग चश्मे से देखा जाता रहा है। कोई उनको वामपंथ के चश्मे से देखता है, कोई राष्ट्रवाद के चश्मे से देखता है, कोई किसी चश्मे से देखता है, कोई कला के चश्मे से देखता है, कोई उद्देश्य के चश्मे से देखता है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रेमचंद के मन में जो मनोवैज्ञानिक सवाल हैं, उन सवालों को प्रेमचंद नहीं छूते हैं। जो बारीकी कला की है वो प्रेमचंद के पास नहीं है। तमाम तरह की बहसें, अभी कुछ और बहसें हाल में आई हैं। मैं उन सारी बातों पर विचार करने का समय अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन दो लेख प्रेमचंद को पढ़ते हुए और प्रेमचंद की शख्सियत को पहचानने के लिए मैं दो लेख चाहूँगा कि दो लेखों को तजवीज़ करूँगा जो प्रेमचंद के व्यक्तित्व के दो पहलुओं को हमारे सामने रखते हैं। एक लेख है, और ये कोई भी किसी भी आलोचक का नहीं है। जिस आलोचकों की अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, वो किसी राजनीतिक विश्वास से जुड़े होते हैं, लेकिन रचनाकार लिखता है तो एक सहज मन से लिखता है। एक लेख गजानन माधव मुक्तिबोध का है, मेरी माँ ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया, और दूसरा लेख हरशंकर परसाई का है। हरशंकर परसाई के लेख का शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। इन दोनों लेखों को आप पढ़ेंगे तो शुरुआत एक
का विषय एक ही है। मुक्तिबोध को प्रेमचंद की एक तस्वीर ऐसी दिखाई पड़ती है जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं और प्रेमचंद हैं, और प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं। हरिशंकर परसाई को भी ऐसी ही तस्वीर दिखती है जिसमें प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं। वहां से बात शुरू होती है और मुक्तिबोध हमको ये बताते हैं कि प्रेमचंद तक मैं खुद नहीं पहुंचा, मेरी माँ ने मुझे प्रेमचंद तक पहुंचाया, और मेरी माँ जो कि पारंपरिक विश्वासों में यकीन रखने वाली थी, लेकिन प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ करके वह रोने लगती थी, क्योंकि वह खुद अपने आप को प्रेमचंद के पात्रों में से एक पाती थी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय स्त्री के जीवन को, सामान्य स्त्री के जीवन को प्रेमचंद ने उठाया है, उसके साथ वो अपने को एसोसिएट करती थी, जोड़ती थी। प्रेमचंद उसमें बताते हैं कि प्रेमचंद के समाजोन्मुखता की चर्चा होती है, लेकिन ध्यान से देखें तो प्रेमचंद हमें आत्मोन्मुख बनाते हैं। और आत्मोन्मुख कैसे बनाते हैं कि हमारे भीतर जो पाखंड है, हमारे भीतर जो कृत्रिमता है, हमारे भीतर जो बनावट है, उस बनावट को, कृत्रिमता को, पाखंड को, और जिसे कबीर अपने ढंग से अहंकार कहते हैं, उसको खारिज करके और हमारे व्यक्तित्व को उन्नत करने का काम प्रेमचंद करते हैं, आत्मोन्मुख बनाते हैं। उसी विषय से शुरू किए हुए लेख में हरिशंकर परसाई हमको बताते हैं कि साहब, जूता तो प्रेमचंद का जूता जो फटा हुआ है वो अजब तरीके से फटा हुआ है, यानी सामने से फटा हुआ है और प्रेमचंद का एक अंगूठा उसमें से झांक रहा है। तो जूते का तल्ला घिसता है, परसाई अपनी शैली में कहते हैं, सामने से तो नहीं फटता, सामने से तब फटता है जब ठोकर मारी जाती है। तो कोई एक चीज है जिसको प्रेमचंद अपने जीवन भर ठोकर मारते रहे। तो फिर वो इशारा करते हैं कि समाज के भीतर जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, ऐसी रूढ़ियां हैं जो मनुष्य को मनुष्यता के स्तर से नीचे गिराए दे रही हैं। उन रूढ़ियों पर प्रेमचंद ठोकर मारते रहे हैं। तो इन दोनों लेखकों के नजरिए से हम देखें तो प्रेमचंद एक तरफ हमें आत्मोन्मुख बनाते हैं, और आत्मोन्मुख बनाने का अर्थ ये है कि हमारे भीतर की प्रवृत्तिगत बुराइयों को, जिन बुराइयों को हमने अपने सामाजिक परिवेश से ग्रहण किया है। एक बार फिर मैं कबीर की चर्चा करूं, जो कबीर कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना, शीश उतारे भुई धरे तब पैसे घर माए। या कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। तो हम एक मन के घर में रहते हैं, एक संवेदना के घर में रहते हैं, एक मानसिक बनावट में रहते हैं। तो जो हमारी मानसिक बनावट है उसमें कुछ संकीर्णताएं हैं। कबीर से लेकर प्रेमचंद तक साहित्यकारों की एक धारा है जो उस मानसिक बनावट को, जो हमें मनुष्य के स्तर से नीचे उठाती ले जाती है, हमारी मनुष्यता को संकीर्ण और कलंकित करती है, उसको तोड़कर विकसित करते हैं। एक बात। दूसरी बात जिसकी ओर परसाई ने इशारा किया कि तुम किसी चीज को लगातार अपने जीवन में ठोकर मारते रहे हो, तो वह ठोकर, वह पत्थर जिसको कि हम सदगत कहानी में एक लकड़ी की कड़ियल गांठ के रूप में देखते हैं, और उस गांठ का की
का स्वरूप जगह जगह हमको दिखाई पड़ता है। एक जन्म से जो जाति हमारी मिली हुई है, जो वर्ण हमारा मिला हुआ है, जिसके मिलने में हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन वह एक ऐसी सामाजिक सच्चाई है जो समाज की बहुत सारी विसंगतियों के मूल में है। प्रेमचंद उस पर ठोकर मारते रहे हैं और उस पर ठोकर मारने की वजह से विभेद करने वाले मूल्यों पर ठोकर मारने की वजह से और उसके समानांतर समता के मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की वजह से प्रेमचंद को नायकत्व प्राप्त होता है। और मित्रों, कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहीं लिखा है कि बड़ा आदमी वह होता है जिसके सामने जाकर छोटे से छोटे आदमी को यह एहसास हो कि वह बड़ा आदमी है। तो किसी भी हमारे समय का नायक वही हो सकता है जो सामान्य मनुष्य के भीतर, पददलित मनुष्य के भीतर, अभावग्रस्त मनुष्य के भीतर नायकत्व की प्रतिष्ठा करे। वही नायक हो सकता है मीडिया से खड़े हुए बड़े से बड़े नायक की हैसियत एक रामलीला के मैदान में खड़े रावण से ज्यादा नहीं है, जो आकार में भले बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, रंग बिरंगा दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में उसके भीतर जीवन का स्पंदन नहीं होता है, वह मुर्दा होता है। हमारे देश का नायक वही व्यक्ति हो सकता है जिसके भीतर यह क्षमता हो कि सामान्य मनुष्य के भीतर के नायकत्व को प्रतिष्ठित करे, जागृत करे, सक्रिय करे और सामान्य मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिलाए। प्रेमचंद के नायकत्व की जो कुंजी है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व में जो हम लोग नायकत्व की प्रतिष्ठा देखते हैं और पाते हैं, और जो प्रेमचंद की जयंती इतने व्यापक पैमाने पर मनाई जाती है, संभवतः इसलिए कि प्रेमचंद हमारे देश की सामान्य जनता के भीतर के नायकत्व की शनाख्त करते हैं और उसे बहाल करने की हर पल हर क्षण कोशिश करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये आज की ये जो प्रस्तावित वार्ता थी उसे यहाँ विराम देता हूँ।